तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बड़ी ही खास रहने वाली है। आज हम बात करेंगे रीचर के सेक्शन 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो रीचर का सेक्शन 4 है, वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है प्राइम वीडियो की तरफ से। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, साथ ही साथ द रीचर के साथ इससे रिलेटेड हमें एक और नई एक्शन वुमेन एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली है, यानी सीरीज़ देखने को मिलने वाली है रीचर की, जो कि आपने टीज़र इसके जो ट्रेलर है उसके अंदर भी आपने एक तरह से देख लिया होगा। बाकी आगे मैं सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताता हुआ आप वीडियो को लाइक कर दें। रीचर एक अमेरिकी एक्शन क्राइम टेलीविजन श्रृंखला है जिसे निक सेंटोरा ने अमेजन प्राइम वीडियो के लिए बनाया है। ली चाइल्ड की जैक रीचर उपन्यास श्रृंखला पर आधारित इस श्रृंखला में एलन रिचसन ने मुख्य किरदार निभाया है, जो खुद को घुमक्कड़ कहने वाला और अमेरिकी सेना का पूर्व सैन्य पुलिस अधिकारी है, जिसके पास असाधारण ताकत, बुद्धि और क्षमताएं हैं। अपनी यात्राओं के दौरान रीचर का सामना खतरनाक अपराधियों से होता है और वह उनसे लड़ता है। सीरीज के पहले उपन्यास किलिंग फ्लोर पर आधारित पहला सीजन 4 फरवरी 2022 को रिलीज हुआ था। 11वें उपन्यास बैड लक एंड ट्रबल पर आधारित दूसरा सीजन 15 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ और 19 जनवरी 2024 को समाप्त हुआ। 7वें उपन्यास परसुएडर पर आधारित तीसरा सीजन 20 फरवरी 2025 को शुरू हुआ और 27 मार्च 2025 को समाप्त हुआ। 13वें उपन्यास गॉन टुमारो पर आधारित चौथा सीजन 12 अगस्त 2026 को शुरू होने वाला है। मई 2026 में सीरीज को 5वें सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जो 20वें उपन्यास मेक मी पर आधारित होगा। इस स्पिन ऑफ सीरीज नीगली का प्रीमियर 16 सितंबर 2026 को होने वाला है। आधार जैक रीचर अमेरिकी सेना के पूर्व मिलिट्री पुलिस मेजर हैं, जिनके पास व्यापक जांच और युद्ध का अनुभव है, लेकिन वे एक घुमक्कड़ की तरह रहना पसंद करते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते रहते हैं। पहले सीजन में रीचर जॉर्जिया के मार्ग्रेव नामक ग्रामीण कस्बे में जाता है, जहां उसे एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो बाद में उसका भाई जो निकलता है। रिहा होने के बाद वह दो ईमानदार पुलिस अधिकारियों ऑस्कर फिनले और रोस्को कॉन्कलिन के साथ मिलकर एक स्थानीय साजिश की जांच करता है, जिसमें भ्रष्ट कानून प्रवर्तक, राजनेता और एक धनी व्यवसायी और उसका बेटा शामिल है, जो नकली नोट बनाने वाले गिरोह का संचालन कर रहे हैं। दूसरे सीजन में रीचर से उसकी पुरानी सेना की विशेष जांच इकाई की पूर्व सदस्य फ्रांसिस नीगली संपर्क करती है। वह उसे इकाई के एक अन्य सदस्य की हत्या के बारे में बताती है और वे उसकी मौत का बदला लेने के लिए इकाई के शेष सदस्यों को इकट्ठा करते हैं। उनकी जांच उन्हें एक ऐसी प्रौद्योगिकी कंपनी तक ले जाती है जिसका भ्रष्ट सुरक्षा विभाग एक निर्दयी हथियार व्यापारी के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। तीसरे सीजन में रीचर एक डीए मुखबिर को बचाने का प्रयास करता है और एक कालीन आयात व्यवसाय के काले सच की पड़ताल करता है, जो उसके सैन्य अतीत के दुश्मन जेवियर क्विन के नेतृत्व वाले हथियार तस्करी उद्यम के लिए एक आवरण के रूप में काम करता है। चौथे सीजन में रीचर एक महिला को सबवे ट्रेन में आत्महत्या करते हुए देखता है और एक जटिल और घातक खेल में फंस जाता है, जो उसे सत्ता के उच्चतम स्तर के निर्दयी दुश्मनों के खिलाफ खड़ा कर देता है। कलाकार और पात्र एलन रिचसन जैक रीचर के रूप में, मैक्सवेल जेनकिंस युवा जैक रीचर के रूप में। मारिया स्टेन ने फ्रांसिस नीगली का किरदार निभाया है, जो एक कॉरपोरेट सुरक्षा पेशेवर हैं, और उन्होंने सेना की 110वीं विशेष जांच इकाई में मास्टर सार्जेंट के रूप में रीचर के साथ काम किया था। सीजन एक मैल्कम गुडविन ऑस्कर फिनले, सीजन 2 में अतिथि भूमिका के रूप में मार्ग्रेव पुलिस विभाग के पुलिस कप्तान और मुख्य जासूस और रीचर के सहयोगी। विला फिट्जगेराल्ड ने रोस्को कॉन्कलिन की भूमिका निभाई है, जो मार्ग्रेव पुलिस विभाग में सार्जेंट और रीचर की सहयोगी हैं। क्रिस वेबस्टर ने केजे क्लिनर की भूमिका निभाई है, जो क्लिनर सीनियर का बिगड़ैल बेटा है और अपने पिता के आपराधिक गिरोह में उनकी मदद करता है। ब्रूस मैकगिल ने मेयर ग्रोवर टील की भूमिका निभाई है, जो क्लिनर परिवार के साथ
मिलीभगत करने वाला एक भ्रष्ट राजनेता है। सीजन 2 सेरिंडा स्वान ने कार्ला डिक्सन का किरदार निभाया है, जो कॉरपोरेट जोखिम प्रबंधन में एक फोरेंसिक अकाउंटेंट हैं और रीचर के साथ एक 110वीं विशेष जांच इकाई में काम करती थी। शॉन सिपोज ने डेविड ओडोनेल का किरदार निभाया है, जो एक पारिवारिक वकील हैं और रीचर के साथ एक 110वीं विशेष जांच इकाई में कार्यरत थे। फर्डिनेंड किंग्सले ने एएम की भूमिका निभाई है, जो एक अनुभवी भाड़े का सैनिक और आतंकवादी हथियार व्यापारी है और कई छद्म पहचानों के तहत यात्रा करता है। रॉबर्ट पैट्रिक ने शेन लैंगस्टन का किरदार निभाया है, जो एनवाईपीडी का पूर्व जासूस और निजी रक्षा ठेकेदार कंपनी न्यू एज का भ्रष्ट सुरक्षा प्रमुख है। सीजन 3 सोनिया कैसिडी ने सुसान डफी का किरदार निभाया है, जो डीए एजेंट हैं और जैकरी बेक के खिलाफ जांच का नेतृत्व कर रही हैं। जॉनी बर्चटोल्ड ने रिचर्ड बेक का किरदार निभाया है, जो जैकरी का बेटा है और आतंकवादियों के हमले में अपना कान खो बैठा था। रोबर्टो मोंटेसिनोस ने गुइलर्मो विलानेवा की भूमिका निभाई है, जो डीए एजेंट और सुसान डफी की टीम का सदस्य है। ओलिविया रिचर्ड्स ने पॉल पॉली वैन होवेन की भूमिका निभाई है, जो जैकरी बेक का विशालकाय अंगरक्षक और क्विन का गुर्गा है। ब्रायन टी ने फ्रांसिस जेवियर, क्विन स्लैश, जूलियस मैककेब की भूमिका निभाई है, जो एक भ्रष्ट पूर्व अमेरिकी सैन्य खुफिया लेफ्टिनेंट कर्नल है, जो बाद में हथियार डीलर बन जाता है और रीचर का पुराना दुश्मन है। एंथनी माइकल हॉल ने जैकरी बेक की भूमिका निभाई है, जो बिजोरे बाजार नामक एक ओरिएंटल कालीन आयातक कंपनी के मालिक हैं। सीजन 4 क्रिस्टोफर मार्कवेट जैकब जैक मेरिक के रूप में, सिडेल नोएल ने तम्हारा ग्रीन की भूमिका निभाई, एग्नेज मो लीला होथ के रूप में एंगगुन अमीशा होथ, लीला की मां के रूप में केविन कॉरिगन शॉन डोचर्टी के रूप में, सीजन 5 जय बारूचेल चीफ बक बाउर के रूप में नोक्स के रूप में, केविन ड्यूरेंट अमांडा आईपी मिशेल चांग के रूप में, सियारा ब्रावो यूनिस के रूप में। 15 जुलाई 2019 को अमेजन ने ली चाइल्ड के जैक रीचर उपन्यासों पर आधारित एक टीवी सीरीज की घोषणा की। निक सैंटोरा, जिन्होंने स्कॉर्पियन का निर्माण किया था, पैरामाउंट टेलीविजन और स्काईडांस मीडिया के माध्यम से इस सीरीज के लेखक, शो रनर और निर्माता बनने वाले थे। 14 जनवरी 2020 को टीवी सीरीज को हरी झंडी मिल गई, जिसमें डॉन ग्रेंजर, स्कॉट सुलिवन, डेविड एलिसन, डाना गोल्डबर्ग, मर्सी रॉस और क्रिस्टोफर मैकक्वेरी चाइल्ड के साथ कार्यकारी निर्माता थे। पहले सीजन को चाइल्ड के उपन्यास किलिंग फ्लोर के रूपांतरण के रूप में घोषित किया गया था। 6 जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई कि एमजे बैसेट निर्देशक के रूप में सीरीज से जुड़ गई हैं। 7 फरवरी 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो ने सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। 8 किताबों को स्क्रीन पर रूपांतरित करने के लिए लेखकों ने फैसला किया कि रीचर को अपने विचारों को अधिक बार जुबानी तौर पर व्यक्त करने की आवश्यकता होगी, लेकिन वे उसके संवाद को संक्षिप्त और सीधा रखेंगे और उसे केवल उन्हीं लोगों से अधिक देर तक बात करने देंगे जिनका वह सम्मान करता है। उन्होंने नीगली को किताबों की तुलना में श्रृंखला में पहले पेश करने का भी फैसला किया। 2 दिसंबर 2023 को दूसरे सीजन के प्रीमियर से पहले यह खुलासा हुआ कि तीसरे सीजन की शूटिंग शुरू हो गई है। 9 अक्टूबर 2024 को तीसरे सीजन के प्रीमियर से पहले अमेजन ने श्रृंखला को चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। 11 जो 2009 के उपन्यास गॉन टुमारो पर आधारित है। 13 मई 2026 में श्रृंखला को 5वें सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 14 जो 2015 के उपन्यास मेक मी पर आधारित है। 15 चाइल्ड ने उल्लेख किया कि ऐसी किताबें हैं जिन्हें शायद कभी रूपांतरित नहीं किया जाएगा, या तो सेटिंग के कारण, कहानी के लहजे के कारण या कहानी के कारण ही, जैसे कि 61 आवर्स, जो प्रशंसकों द्वारा सबसे अधिक अनुरोधित पुस्तकों में से एक है। 16 ढलाई 4 सितंबर 2020 को एलन रिचसन को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। 17 22 मार्च 2021 को
मैल्कम गुडविन, विला फिट्जगेराल्ड और क्रिस वेबस्टर को श्रृंखला के नियमित कलाकारों के रूप में चुना गया। 18-19 मई 2021 को ब्रूस मैकगिल, मारिया स्टेन और ह्यू थॉम्पसन मुख्य कलाकारों में शामिल हुए। 11 जून 2021 को क्रिस्टिन क्रुक, मार्क बेनडेविड, विलीसी, कारपेंटर, क्यूरी ग्राहम, हार्वे ग्विलन और मैक्सवेल जेनकिंस के बारे में घोषणा की गई कि वे अज्ञात भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए हैं। 14 सितंबर 2022 को शॉन सिपोज दूसरे सीजन के लिए एक नियमित कलाकार के रूप में शामिल हुए। 21 सितंबर 2022 को सेरिंडा स्वान, फर्डिनेंड किंग्सले और रोरी कोचरन मुख्य कलाकारों में शामिल हुए, जबकि डोमिनिक लोम्बार्डोजी, ल्यूक बिलिक, डीन मैकेंजी, एडिसन मोरालेस, एंड्रेस कोलांटेस, शैनन कुक, टाई ऑल्सन, जोश ब्लैकर और अल सेपेंजा को दूसरे सीजन के लिए अतिथि भूमिकाओं में लिया गया। 22 गुडविन, स्वान और लोम्बार्डोजी पहले ही 2011 में सैंटोरा के ब्रेकआउट किंग्स में अभिनय कर चुके थे। 5 मई 2023 को रॉबर्ट पैट्रिक को कोचरन के स्थान पर लिया गया, जिन्होंने दूसरे सीजन के साथ समय के टकराव के कारण शो छोड़ दिया था। 8 फरवरी 2024 को एंथनी माइकल हॉल और सोनिया कैसिडी को तीसरे सीजन के लिए नियमित कलाकारों के रूप में चुना गया। 6 मार्च 2024 को ब्रायन टी, जॉनी बर्चटोल्ड और रॉबर्टो मोंटेसिनोस को तीसरे सीजन के नियमित कलाकारों के रूप में चुना गया, जबकि डैनियल डेविड स्टीवर्ट को एक आवर्ती भूमिका में लिया गया। 25 मई 2024 में बॉडी बिल्डर ओलिवियर रिचटर्स, जिन्हें डच जायंट के नाम से भी जाना जाता है, को परसुएडर के द्वितीय खलनायक पॉली के रूप में चुना गया। 13 जून 2025 को जे बैरूचेल, सिडेल नोएल, एग्नेज्मो, अंगुन और केविन कोरिगन को चौथे सीजन के लिए नियमित कलाकारों के रूप में चुना गया, जबकि केविन वीसमैन, मार्क ब्लूकास और कैथलीन रॉबर्टसन को आवर्ती भूमिकाओं में लिया गया। 27 उसी महीने बाद में बैरूचेल ने एक निजी मामले के कारण श्रृंखला छोड़ दी, जिसके बाद उनकी जगह क्रिस्टोफर मार्कवेट को लिया गया। 29 जुलाई 2026 को केविन ड्यूरेंट, अमांडा आईपी और सियरा ब्रावो को 5वें सीजन के लिए नियमित कलाकारों के रूप में चुना गया, जबकि बारूचेल, जो पहले चौथे सीजन में दिखाई देने वाले थे, नियमित कलाकार के रूप में फिर से शामिल हो गए। 29 फिल्माने पहले सीजन की शूटिंग के लिए ओंटारियो के नॉर्थ पिकरिंग में एक अस्थायी शहर का निर्माण किया गया था। मारग्रेव नामक काल्पनिक शहर को ओंटारियो के एक किराए के खेत में जमीन से बनाया गया था। शूटिंग के अन्य स्थानों में टोरंटो, पोर्ट पेरी और पिकरिंग शामिल हैं। पहले सीजन की मुख्य शूटिंग 15 अप्रैल से 30 जुलाई 2021 के बीच टोरंटो में हुई। 31 शूटिंग के दौरान रिचसन के कंधे की हड्डी टूट गई, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ी। एक लड़ाई के दृश्य के दौरान उनकी पेट की मांसपेशी भी फट गई। 32 दूसरे सीजन की शूटिंग सितंबर 2022 और मार्च 2023 के बीच हुई। 33 सीजन की शूटिंग कनाडा के ओंटारियो में विभिन्न स्थानों पर की गई, जिनमें टोरंटो, ब्रैम्पटन और हैमिल्टन शामिल हैं। 34 तीसरे सीजन की शूटिंग जुलाई और नवंबर 2023 के बीच हुई। 35 कनाडा के विभिन्न हिस्सों ने पृष्ठभूमि के रूप में काम किया, जिसमें मिलब्रुक, ब्रैंडफोर्ड और डाउनटाउन सेंट जॉन्स शामिल हैं। 36 चौथे सीजन की मुख्य शूटिंग 16 जून 2025 को शुरू हुई, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और उनके बेटे ने फिलाडेल्फिया के रिटेनहाउस स्क्वायर में सेट का दौरा किया। 37 फिल्मांकन 18 नवंबर 2025 तक पूरा हो गया। 38 पांचवें सीजन की मुख्य फोटोग्राफी 20 जुलाई 2026 को शुरू हुई। 39 मुक्त करना पहले सीजन के एपिसोड 4 फरवरी 2022 को रिलीज हुए। 40 दूसरे सीजन के पहले 3 एपिसोड 15 दिसंबर 2023 को रिलीज हुए और 19 जनवरी 2024 तक
हर हफ्ते एक अतिरिक्त एपिसोड रिलीज होता रहा। 41 तीसरे सीजन के पहले 3 एपिसोड 20 फरवरी 2025 को रिलीज हुए और 27 मार्च 2025 तक हर हफ्ते एक अतिरिक्त एपिसोड रिलीज होता रहा। 42 चौथे सीजन के पहले 3 एपिसोड 12 अगस्त 2026 को प्रीमियर होने वाले हैं। बाकी 5 एपिसोड 16 सितंबर तक साप्ताहिक रूप से रिलीज होंगे। एक स्वागत श्रोत नीलसन स्ट्रीमिंग रैंकिंग के अनुसार रीचर 7 से 13 फरवरी 2022 के सप्ताह के लिए सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली टेलीविजन श्रृंखला थी, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला अमेज़न प्रोडक्शन था। 43 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। पहले सीजन के लिए समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज ने 75 समीक्षक समीक्षाओं के आधार पर 92% अनुमोदन रेटिंग और 7.3/10 की औसत रेटिंग दर्ज की। वेबसाइट के समीक्षकों की आम राय यह है, रीचर अपने मुख्य नायक के विशिष्ट व्यक्तित्व को बरकरार रखता है, हालांकि उसकी कुछ विशेषताओं को खो देता है, लेकिन उपन्यासों के प्रशंसकों को इस विश्वसनीय रूपांतरण में बहुत कुछ पसंद आएगा। 44 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 18 समीक्षकों के आधार पर एक 100 में से 68 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 45 द गार्जियन की लूसी मैगन ने कहा, ली चाइल्ड के विशालकाय पूर्व सैनिक जासूस के इस मनोरंजक रूपांतरण में भरपूर मारधाड़ है और यह क्रूज की फिल्मों से कहीं बेहतर है। 46 द टेलीग्राफ के माइकल होगन ने लिखा, रीचर बहुत ही मजेदार और मनोरंजक है और आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक उत्कृष्ट है। 47 वैरायटी के जोशुआ एल्स्टन ने रिचसन की कास्टिंग की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि यह किरदार इस तरह के शो के लिए उपयुक्त नहीं है। जितना लंबा यह शो चलता है, उतना ही इसमें नायक की कमी स्पष्ट होती जाती है। 48 द हॉलीवुड रिपोर्टर के डैन फियनबर्ग ने इसे मूल सामग्री के प्रति निराशाजनक रूप से अत्यधिक वफादार बताया और कहा, मुझे एक और सीजन से कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मैं शायद फिर भी एक और किताब पढ़ना पसंद करूंगा। 49 रोटन टोमेटोज पर दूसरे सीजन को 43 समीक्षक समीक्षाओं के आधार पर 98% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत रेटिंग 7.8/10 है। वेबसाइट के समीक्षकों की आम राय है, एलन रिचसन की बाइसेप्स की तरह ताकतवर रीचर अपने दूसरे सीजन में आत्मविश्वास से भरपूर होकर एक शरारती मुस्कान के साथ धमाकेदार एक्शन से भरपूर है। 50 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 14 समीक्षकों के आधार पर एक 100 में से 79 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 51 इसके विपरीत फोर्ब्स ने दूसरे सीजन को टीवी पर सबसे खराब शो में से एक बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि रीचर को एक विशेष रूप से आकर्षक नायक बनाने के लिए पर्याप्त कुछ नहीं है। 52 तीसरे सीजन को रॉटन टोमेटोज पर 42 समीक्षकों की समीक्षाओं के आधार पर 98% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत रेटिंग 8.1/10 है। वेबसाइट के समीक्षकों की आम राय यह है कि इस रोमांचक तीसरे सीजन में जैक रीचर आखिरकार अपने ही स्तर के किसी प्रतिद्वंद्वी से भिड़ता है, दुश्मनों को न्याय दिलाता है और दर्शकों को संतुष्टि प्रदान करता है। 53 मेटाक्रिटिक ने 11 समीक्षकों के आधार पर एक 100 में से 76 अंक दिए, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 54 फोर्ब्स ने पिछले सीजन की कुछ कमियों के बाद सुधार के लिए नवीनतम सीजन की प्रशंसा की। 55 उपोत्पाद मुख्य लेख नीगली 4 सितंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि रीचर श्रृंखला की नियमित अभिनेत्री फ्रांसिस नीगली पर केंद्रित एक स्पिन ऑफ श्रृंखला अमेजन प्राइम वीडियो पर विकसित की जा रही है, जिसमें मारिया स्टेन अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी। 56 1 अक्टूबर 2024 को यह घोषणा की गई कि प्राइम वीडियो ने श्रृंखला को हरी झंडी दे दी है और सैंटोरा और निकोलस वूटन श्रृंखला के शो रनर के रूप में काम कर रहे हैं। 57 नीगली की शूटिंग फरवरी
2025 में टोरंटो में शुरू हुई। 58 श्रृंखला का प्रीमियर 16 सितंबर 2026 को होने वाला है। रीचर चाइल्ड की कई लघु कहानियों में भी दिखाई दिया है। सेकंड सन, डीप डाउन और नॉट अ ड्रिल मूल रूप से अमेजन किंडल के लिए जारी की गई थीं। हालांकि सेकंड सन को बाद में द अफेयर के अमेरिकी और कनाडाई पेपरबैक और किंडल संस्करणों में शामिल किया गया था। 8 और डीप डाउन को ए वांटेड मैन के अमेरिकी और कनाडाई पेपरबैक और किंडल संस्करणों में शामिल किया गया था। 9 हाई हीट को नेवर गो बैक के अमेरिकी पेपरबैक और किंडल संस्करणों में, एवरीवन टॉक्स को नेवर गो बैक के यूके संस्करण में, नॉट अ ड्रिल को पर्सनल के अमेरिकी पेपरबैक में और द फोर्थ मैन को पास्ट टेंस के ऑस्ट्रेलियाई पेपरबैक में शामिल किया गया था। दूसरा बिट, सेकंड सन, सन 1974 के आसपास रीचर और उसके परिवार के जीवन की एक झलक है, जब वे ओकिनावा के एक सैन्य अड्डे पर तैनात थे। वहां पहुंचते ही वे तुरंत एक गंभीर मुसीबत में फंस जाते हैं, जो कुछ बुरी खबरों से और भी बढ़ जाती है। घटनाक्रम के बीच बीच में चिंतनशील क्षण भी आते हैं, जैसे कि जब 13 वर्षीय जैक के दादा, जो कृत्रिम अंग बनाने वाले और पेरिस में प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक हैं, बताते हैं कि एक महान युद्ध एक देश को 3 सेनाओं के साथ छोड़ देता है, अपाहिजों की सेना, शोक मनाने वालों की सेना और चोरों की सेना। असलियत में 1986 में सैन्य खुफिया विभाग द्वारा वाशिंगटन डीसी बुलाए जाने पर रीचर को गुप्त मिशन पर भेजा जाता है। उसे सौंपा गया कार्य यह है, अमेरिकी सेना के लिए एक नई अत्याधुनिक स्नाइपर राइफल पर गुप्त वार्ता के लिए सेना कैपिटल हिल स्थित अपने आकाओं के साथ बैठक कर रही है। लेकिन हथियार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी संघीय सरकार के शीर्ष अधिकारियों में से किसी एक से लीक हो रही है और संभवतः अज्ञात विदेशी हथियार डीलरों के हाथों में पहुंच रही है। किसी भी आतंकवादी, भाड़े के सैनिक या तानाशाह के मिलिशिया के हाथ में इस नवीनतम और उन्नत मारक क्षमता वाली राइफल का पहुंच जाना अकल्पनीय है। रीचर को इस अतिगुप्त कार्यवाही में घुसपैठ करने और गद्दार का पर्दाफाश करने का कार्य सौंपा जाता है। वह सेना के 4 उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क अधिकारियों को निशाना बनाता है। ये सभी महिलाएं हैं जो शीर्ष पदों की ओर अग्रसर हैं। उसके अधिकारियों के अनुसार यह एक जोखिम रहित मिशन है, लेकिन रीचर जानता है कि चीजें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। एक आदमी बार में जाता है। यह कहानी उपन्यास गॉन टुमारो की शुरुआत से ठीक पहले के क्षणों पर आधारित है। रीचर एक ब्लूज संगीत क्लब में मौजूद था, जहां उसने एक रूसी माफिया विवाद के तहत अपहरण की शुरुआत देखी। यह कहानी 6 जून 2009 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुई थी। जेम्स पेनी की नई पहचान कहानी में रीचर, जो अभी भी सेना में कप्तान हैं, जेम्स पेनी की मदद करते हैं, जो वियतनाम युद्ध के अनुभवी सैनिक हैं और हाल ही में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और उनकी कार चोरी हो गई है। जब पेनी अनजाने में भगोड़ा बन जाता है, नौकरी से निकाले जाने के बाद हताशा में आकर जानबूझकर अपना घर जलाने के दौरान गलती से 2 पड़ोसियों के घर भी जला देता है, तो रीचर पेनी को एक नई पहचान दिलाने में मदद करता है ताकि वह एक नया जीवन शुरू कर सके। यह कहानी माइक रिप्ले एंड मैक्सिम जैकोबोव्स्की द्वारा संपादित रहस्य लघु कहानियों के संकलन फ्रेश ब्लड 3, 1999, 10 और इंटरनेशनल थ्रिलर्स इंक्वस के सदस्यों द्वारा लिखित और जेम्स पैटरसन द्वारा संपादित थ्रिलर लघु कहानियों के संकलन थ्रिलर 2006 में प्रकाशित हुई है। संदर्भ आवश्यक अत्यधिक गर्मी 2013 में प्रकाशित यह लघु उपन्यास 13 जुलाई 1977 12 को शुरू होता है, जब लगभग 17 वर्षीय रीचर भीषण गर्मी के बीच न्यूयॉर्क में अपने भाई से मिलने वेस्ट पॉइंट गया होता है। तभी उसकी मुलाकात एक महिला जिल हेमिंग्वे से होती है, जिस पर एक आदमी हमला कर रहा होता है। थोड़ी कहासुनी के बाद वह उस आदमी को भगा देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह आदमी न्यूयॉर्क शहर के माफिया सरगनाओं में से एक क्रोसेली है। क्रोसेली ने हेमिंग्वे को वायर टेप पहनने के लिए थप्पड़ मारा था
और इसी से उसने अनुमान लगाया कि हेमिंग्वे एक FBI एजेंट है। हेमिंग्वे उसे आधी रात से पहले शहर छोड़ने की चेतावनी देता है, अन्यथा क्रॉसेली अपने आदमियों से उसे मरवा देगा। फिर वे अलग हो जाते हैं। रीचर की मुलाकात एक कॉफी शॉप में क्रिसी नाम की एक सांवली लड़की से होती है और वे क्रिसी की कार से CBGB जाते हैं। क्लब के अंदर उन्हें हेमिंग्वे और क्रॉसेली का एक गुर्गा मिलता है, जो रीचर को देखते ही अपने बॉस को फोन कर देता है। इसी बीच रीचर को पता चलता है कि क्रॉसेली और FBI के बीच हुए समझौते के तहत जिल हेमिंग्वे को FBI से निलंबित कर दिया गया था और समीक्षा के लिए उसे पद से हटाने की योजना बना रही थी। बिजली गुल होने से ठीक पहले रीचर उस गुर्गे का काम तमाम कर देता है और क्रिसी के साथ वहां से भाग निकलता है। क्रिसी और रीचर उसकी कार में रोमांस कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात सन ऑफ सैम से हो जाती है, जो कारों में रोमांस कर रहे जोड़ों को मारने वाला एक सीरियल किलर है। सन ऑफ सैम क्रिसी को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले रीचर उसकी शारीरिक मुद्रा और हाव भाव को ध्यान से देख लेता है। रीचर और क्रिसी क्रॉसेली के ठिकाने के बाहर हेमिंग्वे से मिलते हैं। हेमिंग्वे रीचर को बताता है कि बिजली गुल होने के कारण क्रॉसेली के आदमी उसे पैसे देने वाले विभिन्न व्यवसायों को लुटेरों और डाकुओं से बचाने के लिए बाहर गए हुए हैं, जिससे क्रॉसेली अपने ठिकाने में अकेला रह गया है। क्रिसी और रीचर अलग हो जाते हैं और रीचर क्रॉसेली को सबक सिखाने के लिए उसके ठिकाने में घुस जाता है, लेकिन इससे पहले वह उससे टेप पर उसके विभिन्न अपराधों को कबूल करवा लेता है। रीचर क्रॉसेली को कुर्सी से बांधकर उसके पैरों के पास टेप छोड़ देता है और हेमिंग्वे FBI को फोन कर देता है। हेमिंग्वे ने रीचर द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर सन ऑफ सैम के बारे में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग को भी फोन किया। फिर वे एक मोटल में गए, जहां जिल की मायोकार्डियल इंफाक्शन से मृत्यु हो गई। 13 रीचर ने पुलिस को उसकी मृत्यु की सूचना देने के बाद मोटल छोड़ दिया। कहानी का अंत बिजली गुल होने के 28 दिन बाद सन ऑफ सैम की गिरफ्तारी के साथ होता है। यह कहानी शुरू में केवल ई-बुक प्रारूप में ही प्रकाशित हुई थी। 11 हर कोई बोलता है नेवर गो बैक के यूके हार्डबैक संस्करण के हिस्से के रूप में प्रकाशित एक लघु कहानी एक महिला जासूस के दृष्टिकोण से बताई गई है, जो एक कथित गोलीबारी की जांच कर रही है। रीचर अस्पताल में रहते हुए कहानी शुरू होने से पहले की घटनाओं का वर्णन करता है। इसे जून-जुलाई 2012 के एस्क्वायर पत्रिका में भी शामिल किया गया था। यह कहानी जैक रीचर नेवर गो बैक फिल्म के ब्लूरे रिलीज के साथ एक छोटी पुस्तक के रूप में भी शामिल थी, जो फरवरी 2017 में अमेरिका में रिलीज हुई थी। पुस्तक का आकार 5.5 गुणा 6.75 इंच है। इसमें 10 पृष्ठ हैं और कुछ चित्र हैं, जिनमें से कुछ रंगीन और कुछ काले और सफेद हैं। यह कोई अभ्यास नहीं है। कनाडा अमेरिका सीमा के पास मेन में लिफ्ट मांगते समय रीचर को 3 कनाडाई लोगों ने लिफ्ट दी, जो खुद को प्रकृति प्रेमी बताते हैं। यात्रा के अंत में रीचर अपने साथियों से अलग हो जाता है और खुद को एक ऐसे हाइकिंग ट्रेल के पास पाता है जिसे अमेरिकी सेना ने रहस्यमय परिस्थितियों में बंद कर दिया है। रीचर बाद में ट्रेल के बंद होने की जांच करता है, तभी उनमें से एक कनाडाई उसकी मदद मांगने वापस आता है। अच्छा और मूल्यवान प्रतिफल ली चाइल्ड और जोसेफ फाइंडर द्वारा सह लिखित यह लघु कहानी जैक रीचर की मुलाकात 2 व्यक्तियों निक हेलर, एक निजी जासूस, और जेरी डेलोंग, एक फोरेंसिक अकाउंटेंट से होने से शुरू होती है। रीचर और हेलर को जल्द ही पता चलता है कि बोस्टन में अल्बानियाई माफिया का सरगना एलेक्स दुश्कू, जिसे एली बॉय के नाम से भी जाना जाता है, जल्द ही डेलोंग से मिलने आ रहा है। दुश्कू उसे अपने एक उद्यम को कथित ऑडिट में क्लीन चिट दिलाने के लिए दबाव डाल रहा है। बार के बाहर रीचर और हेलर दुश्कू को पीटकर बेहोश कर देते हैं और उसकी रिश्वत की रकम चुरा लेते हैं, जिसे वे आपस में बांट लेते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। रिश्वत की रकम न मिलने के कारण डेलोंग अब इस छल को अंजाम देने के लिए अनुबंध के तहत बाध्य नहीं है। छोटे युद्ध। यह कहानी
1989 में घटित होती है, जब जैक रीचर सैन्य पुलिस में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। एक युवा लेफ्टिनेंट कर्नल स्टाइलिश हस्तनिर्मित वर्दी पहने अपनी नई चांदी की पोर्श कार में जॉर्जिया के नम जंगलों से तेजी से गुजर रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक लंबे चौड़े सैनिक से हुई, जिसकी कार खराब हो गई थी। जेम्स डोवर ग्रांट, एक सीबीई, जन्म 29 अक्टूबर 1954, जो मुख्य रूप से अपने उपनाम ली चाइल्ड से जाने जाते हैं, एक ब्रिटिश लेखक हैं जो थ्रिलर उपन्यास लिखते हैं और अपनी जैक रीचर उपन्यास श्रृंखला के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। 2. ये पुस्तकें एक पूर्व अमेरिकी सैन्य पुलिसकर्मी जैक रीचर के कारनामों का अनुसरण करती हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में घूमता है। उनके पहले उपन्यास किलिंग फ्लोर 1997 ने सर्वश्रेष्ठ प्रथम उपन्यास के लिए एंथोनी पुरस्कार और 1998 का बैरी पुरस्कार जीता। 3. 4. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ग्रांट का जन्म इंग्लैंड के कोवेंट्री में हुआ था। 5. उनके उत्तरी आयरिश प्रोटेस्टेंट पिता, जिनका जन्म बेलफास्ट में हुआ था, आंतरिक राजस्व विभाग में कर निरीक्षक थे। कुछ समय के लिए वे उस घर में रहे जहां बाद में गायक वैन मॉरिसन का जन्म हुआ। 6. 7. उनके पिता ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। वे उस बख्तरबंद टुकड़ी में थे जो 1945 में एकाग्रता शिविर को मुक्त कराने के लिए बेल्सन पहुंची थी। 8. उनकी मां ने 19 वर्ष की आयु में आंतरिक राजस्व विभाग में काम करना शुरू किया, लेकिन उनके पिता से शादी करने के बाद उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। 9. वह 4 बेटों में से दूसरा है। 10. उसका छोटा भाई एंड्रयू ग्रांट भी एक थ्रिलर उपन्यासकार है। उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम रिचर्ड है, जिसे उसने परमाणु वैज्ञानिक बताया है। 11. ग्रांट का परिवार 4 साल की उम्र में बर्मिंघम के हैंड्सवर्थ वुड में चला गया ताकि लड़कों को बेहतर शिक्षा मिल सके। 12. ग्रांट ने 11 साल की उम्र तक हैंड्सवर्थ वुड के चेरी ऑर्चर्ड प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने बर्मिंघम के किंग एडवर्ड स्कूल में पढ़ाई की। 13. 1974 में 20 वर्ष की आयु में ग्रांट ने शेफील्ड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की। 14. हालांकि उनका कानूनी पेशे में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था। अपने छात्र जीवन के दौरान उन्होंने एक थिएटर में मंच के पीछे काम किया। 7. स्नातक होने के बाद उन्होंने व्यावसायिक टेलीविजन में काम किया। 14. उन्होंने 1977 में शेफील्ड विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉज LLB की डिग्री प्राप्त की और 2009 में मांद डॉक्टर ऑफ लेटर्स DLEd प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में वापस लौटे। 15. आजीविका टेलीविजन प्रोडक्शन करियर ग्रांट बाउचरकॉन एक्सेल 2009। ग्रांट ने मैनचेस्टर में यूके के ITV नेटवर्क के एक भाग ग्रेनाडा टेलीविजन में प्रस्तुति निदेशक के रूप में काम शुरू किया। 16. वहां वे ब्राइडसाइड रिविजिटेड, द ज्वेल, इन द क्राउन, प्राइम सस्पेक्ट और क्रैकर जैसे शो से जुड़े रहे। ग्रांट ग्रेनाडा के लिए 40,000 घंटे से अधिक के कार्यक्रमों के प्रसारण में शामिल थे और उन्होंने हजारों विज्ञापन और समाचार कहानियां लिखीं। 17. उन्होंने 1977 से 1995 तक ग्रेनाडा में काम किया। 7. और वहां 2 साल तक ट्रेड यूनियन शॉप स्टीवर्ड के रूप में काम करके अपना करियर समाप्त किया। 18. लेखन कैरियर अगस्त 1994 में ग्रांट को सूचित किया गया कि कंपनी के पुनर्गठन के कारण उनकी नौकरी समाप्त होने वाली है और आने वाली नौकरी छूटने की आशंका में उन्हें जून 1995 में नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्होंने सितंबर 1994 में एक उपन्यास लिखना शुरू करने का फैसला किया। 19. पहली पुस्तक का शीर्षक शुरू में बैड लक एंड ट्रबल था। इस शीर्षक का बाद की एक पुस्तक में पुनः उपयोग किया गया था और यह ड्रग मनी के बारे में थी, लेकिन उनके एजेंट और प्रकाशक के सुझावों पर इसका नाम बदलकर किलिंग फ्लोर कर दिया गया और यह नकली मुद्रा के बारे में थी। 19 मार्च 1997 में किलिंग फ्लोर प्रकाशित हुई और बहुत सफल रही। ग्रांट 1998 की गर्मियों में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 14
वह श्रृंखला की प्रत्येक नई पुस्तक की शुरुआत अपनी पहली पुस्तक की शुरुआत की वर्षगांठ पर करते हैं। 20 उनका उपनाम ली रेनॉल्ट की ले कार के नाम के गलत उच्चारण से आया है, जिसे ली कार कहा जाता था। किसी भी चीज को ली कहना परिवार में एक मजाक बन गया। उनकी बेटी रूथ ली चाइल्ड कहलाती थी। 21 इस नाम का लाभ यह है कि उनकी किताबें रेमंड चैंडलर और अगाथा क्रिस्टी जैसे महान अपराध कथा लेखकों के बीच किताबों की दुकानों और पुस्तकालयों की अलमारियों पर वर्णानुक्रम में रखी जाती हैं। 16 ग्रांट ने बताया है कि उनके उपन्यासों के मुख्य पात्र रीचर का नाम उन्हें तब सूझा जब वे अपनी पत्नी जेन के साथ कैंडल कम्ब्रिया के एस्डा सुपरमार्केट में किराने का सामान खरीद रहे थे। उस समय वे किरकबी लोन्सडेल में रह रहे थे। 22 ग्रांट की लंबाई के कारण अक्सर लोग उनसे ऊंची शेल्फ से कुछ लाने के लिए कहते थे। जेन ने एक बार मजाक में कहा था, अरे अगर ये लेखन का काम नहीं चला तो तुम हमेशा सुपरमार्केट में रीचर बन सकते हो। फिर मैंने सोचा रीचर अच्छा नाम है। 7 जैक रीचर श्रृंखला की कुछ पुस्तकें प्रथम पुरुष में लिखी गई हैं, जबकि अन्य तृतीय पुरुष में। ग्रांट ने इन पुस्तकों को प्रतिशोध की कहानियों के रूप में वर्णित किया है। कोई बहुत बुरा काम करता है और रीचर बदला लेता है, जो ग्रेनाडा में छंटनी के प्रति उनके गुस्से से प्रेरित है। हालांकि वे अंग्रेज हैं, उन्होंने जानबूझकर अमेरिकी शैली के थ्रिलर लिखना चुना। 16 2007 में ग्रांट ने 14 अन्य लेखकों के साथ मिलकर 17 भागों वाली धारावाहिक थ्रिलर या चॉप इन मैन्यूस्क्रिप्ट का निर्माण किया, जिसका वर्णन अल्फ्रेड मोलिना ने किया था। इसका साप्ताहिक प्रसारण audible.com पर 25 सितंबर 2007 से 13 नवंबर 2007 के बीच किया गया था। ग्रांट ने नवंबर 2008 से शेफील्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया। 2009 में ग्रांट ने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए 52 जैक रीचर छात्रवृत्ति को वित्त पोषित किया। 23 ग्रांट 2009 में मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष चुने गए। 24 ग्रांट 2018 में हैरोगेट इंटरनेशनल फेस्टिवल्स पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में थिकस्टन्स ओल्ड पेक्यूलियर क्राइम राइटिंग फेस्टिवल के प्रोग्रामिंग चेयर थे। 25 2019 में यह घोषणा की गई कि चाइल्ड एक नए टीवी शो का संचालन करेंगे, जिसका नाम ली चाइल्ड ट्रू क्राइम होगा। यह शो दुनिया भर की वास्तविक जीवन की अपराध कहानियों का नाटकीय रूपांतरण करेगा और उन आम लोगों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो अपराध से लड़ने या न्याय पाने के लिए असाधारण प्रयास करते हैं। 26 जनवरी 2020 में ग्रांट ने घोषणा की कि वह जैक रीचर श्रृंखला के लेखन से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इसे अपने भाई एंड्रयू ग्रांट को सौंप देंगे, जो चाइल्ड उपनाम से श्रृंखला की आगे की पुस्तकें लिखेंगे। 27 उनका इरादा श्रृंखला को पूरी तरह से ग्रांट को सौंपने से पहले उनके साथ अगली कुछ पुस्तकें लिखने का था। 28 लेखन शैली ग्रांट की गद्य शैली को कठोर और व्यावसायिक बताया गया है। 2012 के एक साक्षात्कार में ग्रांट ने कहा कि जैक रीचर उपन्यासों के कई पहलू साहित्यिक कारणों के बजाय पुस्तकों की लाभप्रदता बनाए रखने के लिए थे। उदाहरण के लिए, श्रृंखला की फ्रांस में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जैक रीचर के एक माता-पिता को फ्रांसीसी बनाया गया था। साक्षात्कारकर्ता ने लिखा कि ग्रांट ने अपने उपन्यासों की व्यावसायिक प्रकृति के लिए कभी क्षमा नहीं मांगी। 29 उन्होंने उपन्यासों को मनोरंजन का सबसे शुद्ध रूप कहा। 30 चाइल्ड ने रीचर श्रृंखला पर प्रभाव डालने वाले जॉन डी मैकडोनाल्ड, एलिस्टर मैकलीन और रॉबर्ट बी पार्कर को सूचीबद्ध किया है। 31 अन्य गतिविधियों 2019 में चाइल्ड ने नेकेड ब्लू समूह के संगीतकारों जेनिफर और स्कॉट स्मिथ के साथ मिलकर जैक रीचर पर आधारित एक एल्बम पर काम किया। उन्होंने रीचर सेड नथिंग ट्रैक में अपनी आवाज दी। 32 2020 में चाइल्ड बुकर पुरस्कार निर्णायक मंडल में अध्यक्ष मार्गरेट बसबी, समीर रहीम, लेमन सिस्से और एमिली विल्सन के साथ शामिल हुईं। 33 34 35 दिसंबर 2025 में
चाइल्ड बीबीसी रेडियो 4 के कार्यक्रम डेजर्ट आइलैंड डिस्क में अतिथि थे और उनकी पसंदीदा संगीत रचना माइल्स डेविस द्वारा सोवहार्ट थी। 36 परोपकार जनवरी 2012 में ग्रांट ने वेल्स में ब्रेकोन माउंटेन रेस्क्यू टीम के लिए एक नए वाहन के लिए 10,000 पाउंड दान किए। 37 ग्रांट थ्रिलर फेस्ट के वार्षिक प्रायोजक और मूल सदस्य हैं। 38 निजी जीवन ग्रांट ने 1975 में अपनी पत्नी जेन से शादी की। उनकी एक बेटी है। 14 7 वे अपने लेखन करियर की शुरुआत में 1998 में न्यूयॉर्क राज्य में चले गए। 2025 में वे अपने परिवार के साथ यूके वापस चले गए। 39 ग्रांट एस्टन विला फुटबॉल क्लब के प्रशंसक हैं। 40 उनकी किताबों में कभी-कभी एस्टन विला के खिलाड़ियों के नाम शामिल होते हैं। 41 उनके पहले जैक रीचर उपन्यास किलिंग फ्लोर में मार्ग्रेव के मेयर ग्रोवर टील का नाम विला खिलाड़ी शॉन टील का एक अप्रत्यक्ष संदर्भ है। 42 2013 में ग्रांट ने डेली मेल में शुरू में रिपोर्ट किए गए दावों को खारिज कर दिया कि उन्होंने भांग के प्रभाव में रहते हुए लिखा था। एलन माइकल रिचसन, जन्म 28 नवंबर 1982, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत द सीड ब्लू की सुपर हीरो सीरीज स्मॉलविले 2005 से 10 में एक्वामैन / आर्थर करी के रूप में की, जहां वे 5वें और 10वें सीजन के बीच अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने स्पाइक टीवी के सिटकॉम ब्लू माउंटेन स्टेट 2010 से 2011 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने 2016 में आई फिल्म के सीक्वल में भी दोहराया। उन्होंने सिफाई की एक्शन सीरीज ब्लड ड्राइव 2017 में भी मुख्य भूमिका निभाई और 2018 से 2021 तक डीसी यूनिवर्स / HBO मैक्स सीरीज टाइटन्स में हैंक हॉल / हॉक के रूप में सुपर हीरो टेलीविजन में वापसी की। 2022 में शुरू हुई अमेजन प्राइम वीडियो की एक्शन थ्रिलर सीरीज रीचर में मुख्य किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली। अपनी नवीनतम फिल्म वॉर मशीन 2026 में रिचसन ने एक आर्मी रेंजर उम्मीदवार को एक अलौकिक हत्यारे से लड़ते हुए दिखाया है। टेलीविजन के अलावा रिचसन ने 2014 में आई टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की रीबूट फिल्म और 2016 में आई इसकी सीक्वल में राफेल का किरदार निभाया। साथ ही उन्होंने द हंगर गेम्स, कैचिंग फायर 2013, लेजर टीम 2015 और फास्ट एक्स 2023 में भी काम किया। उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म डार्क वेब, सिकाड़ा 3301 2021 से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा और इसमें सह कलाकार भी रहे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रिचसन का जन्म 28 नवंबर 1982 को 5 ग्रैंड फोर्क्स, नॉर्थ डकोटा में हुआ था। वे हाई स्कूल शिक्षिका विकी रिचसन और सेवानिवृत्त अमेरिकी वायुसेना के चीफ मास्टर सार्जेंट डेविड रिचसन के पुत्र हैं। 6 उनका एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है और उनका पालन पोषण कैथोलिक धर्म में हुआ। 7 उनके पिता के काम के कारण परिवार को कई जगहों पर जाना पड़ा। जब वे 2 वर्ष के थे तो उनका परिवार गुआम से रेंटोल, इलिनॉइस चला गया। 8 जब वे 10 वर्ष के थे तो रिचसन के पिता का तबादला एग्लिन वायुसेना अड्डे पर हो गया और परिवार पास के नाइसविले, फ्लोरिडा में रहने लगा। 8 9 नाइसविले हाई स्कूल में रिचसन को अभिनय में रुचि हो गई। उन्होंने स्कूल के संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया और जिम कैरी को अपना आदर्श मानते थे। 8 1999 में हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने ओकालूसा वॉल्टन कम्युनिटी कॉलेज, अब नाइसविले में नॉर्थ वेस्ट फ्लोरिडा स्टेट कॉलेज में कॉलेज स्तर के संगीत, थिएटर और नृत्य की कक्षाएं लेना शुरू किया। 10-8 उन्होंने 2001 में नाइसविले हाई से स्नातक किया। 11 हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्हें ओकालूसा वॉल्टन में संगीत और रंगमंच का अध्ययन करने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिली, जहां वे ललित कला प्रभाग के साउंड सेंशंस और मैड्रिगल सिंगर्स के सदस्य थे। 12 13 14 हालांकि
रिचसन ने 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उन्हें संतुष्टि महसूस नहीं हुई। 15 उन्होंने कुछ समय के लिए गैस स्टेशन पर काम किया, फिर फ्लोरिडा के मियामी बीच में नेक्स्ट मैनेजमेंट के साथ अनुबंध किया और कुछ वर्षों तक मॉडल के रूप में काम किया। 8 आजीविका मॉडलिंग। अपने मॉडलिंग करियर के दौरान रिचसन एक अंडरवियर और रनवे मॉडल थे। उन्होंने एब्राक्रॉम्बी एंड फिच कैटलॉग के फोटोग्राफर ब्रूस वेबर के साथ भी काम किया। 8 सोलेज टेलीविजन। रिचसन बाएं एलेक्स ओलोगलिन के साथ टेलीविजन श्रृंखला हवाई 5-0 की शूटिंग के दौरान 2013। रिचसन को 2004 में प्रसिद्धि मिली जब वे अमेरिकन आइडल के तीसरे सीजन में शीर्ष 87 प्रतियोगियों में से एक के रूप में दिखाई दिए, लेकिन हॉलीवुड राउंड के दौरान बाहर हो गए। शो में उनकी उपस्थिति एक एपिसोड में उनके स्ट्रिप्टीज के लिए उल्लेखनीय थी, जिसमें उन्होंने अपने ऑडिशन के दौरान जज पाउला अब्दुल को मंत्रमुग्ध कर दिया था। 17 उन्होंने लॉस एंजल्स में रहने और अभिनय करियर बनाने का फैसला किया। 8 टेलीविजन में उनके अभिनय की उपलब्धियों में टेलीविजन श्रृंखला स्मॉलविले में सुपर हीरो आर्थर करी/एक्वामैन के रूप में एक आवर्ती अतिथि भूमिका शामिल है। 18 स्मॉलविले में उनकी भूमिका ने पहली बार किसी अभिनेता द्वारा आधिकारिक तौर पर लाइसेंस प्राप्त लाइव एक्शन प्रोडक्शन में एक्वामैन का किरदार निभाने का अवसर प्रदान किया। 18-19 उनके भावी स्मॉलविले सह कलाकार जस्टिन हार्टले ने बाद में इसी नाम के एक अप्रकाशित पायलट एपिसोड में एक्वामैन का किरदार निभाया, इससे पहले कि वे स्मॉलविले के कलाकारों में एक अन्य किरदार के रूप में शामिल हुए। रिचसन ने अंतिम सीजन में एक्वामैन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। क्विबेटोडी 20 रिचसन ने हॉलमार्क चैनल की फिल्म थ्रू नन गो विद मी 2006 में शेरिल लैड के साथ एक सेना अधिकारी की मुख्य भूमिका निभाई और लाइफ टाइम फिल्म नोरा रॉबर्ट्स मिडनाइट बेयू 2009 में लुसियन मैनेट की भूमिका निभाई। 2009 में वह स्टार्स के हेड केस के तीसरे सीजन के एक एपिसोड में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एक स्ट्रिपर की भूमिका निभाई। रिचसन CSI मियामी में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने सीजन 8 के एपिसोड 19 में एक मृत पीड़ित की भूमिका निभाई। 2011 में वह 90210 के सीजन 3 के एक एपिसोड में मुख्य किरदार टेडी मॉन्टगोमरी ट्रेवर डोनोवन के प्रेमी के रूप में दिखाई दिए। 21 2010 में उन्होंने स्पाइक टीवी के ब्लू माउंटेन स्टेट में कॉलेज फुटबॉल टीम के कप्तान थार्ड कैसल की मुख्य भूमिका निभाना शुरू किया। 22 फरवरी 2012 में तीसरे सीजन के बाद शो के रद्द होने तक शो में बने रहे। 23 हवाई 5-0 सहित कई टेलीविजन शो में भी दिखाई दिए। 2015 में रिचसन NBC के वैरायटी शो आई कैन डू दैट, इजरायली वैरायटी शो पर आधारित, में निकोल शेयरजिंगर, सियारा, जो जोनास, चेरिल बर्ग और जेफ डाई के साथ नियमित कलाकार बन गए, जिसकी मेजबानी मार्लन वेयंस ने की। 24, 25, 26, 2016 में वह एंथोलॉजी श्रृंखला ब्लैक मिरर के एक एपिसोड नोजडाइव में दिखाई दिए। 2017 में उन्होंने सिफाई सीरीज ब्लड ड्राइव में मुख्य किरदार निभाया। 27, 2018 में रिचसन ने DC यूनिवर्स सीरीज टाइटन्स में हैंक हॉल/हॉक की आवर्ती भूमिका निभाई। 28 उनका शुरुआती अनुबंध केवल 2 एपिसोड के लिए था, लेकिन उन्हें दूसरे सीजन के लिए सीरीज के नियमित कलाकार के रूप में पदोन्नत किया गया। निर्माताओं ने किरदारों की संख्या कम करने का फैसला किया और रिचसन को सीरीज से हटा दिया गया। 29 2020 में यह घोषणा की गई थी कि रिचसन अमेजन प्राइम पर इसी नाम की श्रृंखला में जैक रीचर की भूमिका निभाएंगे। 30 फिल्में सितंबर 2015 में लेजर टीम के प्रीमियर में एलन रिचसन कलाकारों और निर्देशक के साथ। उनकी फिल्मी भूमिकाओं में 2006 की फिल्म द बुचर में एक भूमिका, साथ ही 2009 की फायर्ड अप में एक छोटी भूमिका शामिल है। 2007 में निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस ने बीओवुल्फ के शीर्षक चरित्र के अभिनेता रे विंस्टन के लिए उनके चेहरे की छवि, शारीरिक बनावट और गति के लिए
रिचसन का उपयोग किया। 9. रिचसन ने द हंगर गेम्स कैचिंग फायर 2013 में 75वें हंगर गेम्स में एक श्रद्धांजलि पात्र ग्लॉस की भूमिका निभाई। रिचसन ने टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स में राफेल की भूमिका भी निभाई, जो पिछली 4 फिल्मों के बाद टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स फिल्म श्रृंखला का रीब्यूट था। 32. रिचसन ने बाद में नई टीएमएनटी लाइव एक्शन फिल्मों के निर्माताओं की आलोचना करते हुए दावा किया कि उन्होंने फिल्मांकन के दौरान और बाद में उनके और कछुओं की भूमिका निभाने वाले अन्य अभिनेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। 33. उन्होंने ब्लू माउंटेन स्टेट फिल्म ब्लू माउंटेन स्टेट द राइज ऑफ थॉडलैंड में थार्ड कैसल की भूमिका में वापसी की। रिचसन ने जनवरी 2016 में रूस्टर टीथ प्रोडक्शन की पहली फीचर लेंथ फिल्म विज्ञान कथा कॉमेडी लेजर टीम में सह अभिनय किया। 34. उन्होंने द वेडिंग रिंगर में भी एक छोटी भूमिका निभाई। 2018 में रिचसन को डार्क वेब सिकाड़ा 301 के निर्देशक, सहलेखक और निर्माता के रूप में घोषित किया गया था, जो इसी नाम के संगठन से प्रेरित एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। 35. उन्होंने इसमें एक एनएसए एजेंट के रूप में सह अभिनय भी किया। 36. यह फिल्म रिचसन द्वारा संचालित फिल्म फंड फ्रीकर फिल्म्स की पहली मूल परियोजना है। 35. डार्क वेब सिकाड़ा 301 के अधिकार 2020 में लायंसगेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। 36. जिन्होंने 12 मार्च 2021 को फिल्म को डिजिटल रूप से रिलीज किया। 37. 38. 2022 में वह फास्ट एक्स की कास्ट में शामिल हुए। 39. 2024 में रिचसन जॉन गन की ड्रामा फिल्म ऑर्डिनरी एंजल्स में दिखाई दिए, जिसे मेग टिली और केली फ्रेमन क्रेग ने लिखा था। 40. साथ ही गाय रिची की एक्शन कॉमेडी फिल्म द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटल मैनली वॉरफेयर में भी। 41. 2025 में उन्होंने बड़ी एक्शन कॉमेडी फिल्म प्लेडेट में अभिनय किया। 42. रिचसन अपने ब्लू माउंटेन स्टेट के सह कलाकार रॉब रामसे के साथ एनॉर्मस फ्रेंड्स नामक एक वेब सीरीज में दिखाई देते हैं। 43. निजी जीवन रिचसन की मुलाकात अपनी पत्नी कैथरीन से तब हुई जब वे एक कॉलेज में डांस क्लास ले रहे थे। 8. और उन्होंने 2006 में शादी कर ली। 44. वे अपने 3 बेटों के साथ कई वर्षों तक फ्लोरिडा में रहे। 2023 में दंपति ने अपना घर बेचने और यात्रा पर रहने का फैसला किया, जिससे रिचसन को अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिला। परिवार एयरबीएनबी और होटलों में ठहरता है। कैथरीन, जो एक वित्तीय विश्लेषक हैं, अपने बेटों को घर पर ही पढ़ाती हैं। 45. स्पष्टीकरण आवश्यक रिचसन को बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला है और उन्होंने इस स्थिति से जूझने के बारे में खुलकर बात की है। 46 मार्च 2026 में रिचसन का ब्रेंटवुड, टेनेसी में पड़ोसी रॉनी टेलर के साथ हाथापाई हुई। जब रिचसन अपनी मोटरसाइकिल से मोहल्ले से गुजर रहा था, टेलर उसके सामने आ गया, उसका रास्ता रोक दिया और रिचसन को यह कहकर डांटा कि वह इलाके में खेल रहे बच्चों के लिए खतरा है। टेलर ने फिर हाथापाई शुरू कर दी और रिचसन ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन रिचसन ने आरोप लगाने से इनकार कर दिया। 47, 48, 49 धार्मिक और राजनीतिक विचार रिचसन एक अभ्यासशील ईसाई हैं। वे अक्सर अपने विश्वास के महत्व पर चर्चा करते हैं। 46 और हॉलीवुड में ईसाई फिल्मों के विकास का समर्थन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। 50 उन्होंने जनवरी 2022 में इंस्टाचर्च नामक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वे अपने विश्वासों पर चर्चा करते हैं। 51 हालांकि उनका पालन पोषण कैथोलिक धर्म में हुआ, लेकिन वे खुद को ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है, मैं एक पल के लिए भी कैथोलिक चर्च का समर्थन नहीं कर सकता, जबकि अभी भी कार्डिनल, बिशप और पादरी ऐसे हैं जिनमें बाल यौन शोषण की प्रवृत्ति पाई जाती है। 3 अप्रैल 2024 को द हॉलीवुड रिपोर्टर ने रिचसन का एक साक्षात्कार प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार एक बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफर द्वारा उनका यौन उत्पीड़न किया गया था
और इसी कारण उन्होंने मॉडलिंग करियर छोड़ दिया। उन्होंने मॉडलिंग उद्योग को फोटोग्राफरों के लिए कानूनी रूप से वैध यौन तस्करी बताया। 8 उसी साक्षात्कार में रिचसन ने डोनाल्ड ट्रंप के ईसाई समर्थकों की भी आलोचना करते हुए कहा, ट्रंप एक बलात्कारी और धोखेबाज है, फिर भी पूरा ईसाई चर्च उसे अपना आदर्श मानता है और यह अविश्वसनीय है। मुझे यह समझ में नहीं आता। 8 फरवरी 2025 में जीक्यू के साथ एक साक्षात्कार में रिचसन ने संकेत दिया कि पूर्व कांग्रेसी मैट गेट्स उनके सहपाठी थे। रिचसन ने गेट्स को मदरफकर, विरोधी और अच्छा आदमी नहीं कहा। 52 उसी साक्षात्कार में उन्होंने अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स के प्रति प्रशंसा व्यक्त करते हुए उन्हें हीरो कहा। 52 रिचसन ने साइकेडेलिक थेरेपी के लिए समर्थन व्यक्त किया है। 52 और अपनी आत्महत्या की प्रवृत्ति के इलाज के लिए एमडीएमए को श्रेय दिया है। 8 फिल्मोग्राफी चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2006 कसाई निशान 2007 भाप रॉय सनी मोशन कैप्चर 2008 रेक्स पीछा करना 2009 जल उठना ब्रूस 2013 द हंगर गेम्स कैचिंग फायर ग्लोज 2014 टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल रफेल आवाज और गति कैप्चर 2015 द वेडिंग रंगर किप लोयोला स्लैश कैरू 2016 ब्लू माउंटेन स्टेट थार्डलैंड का उदय थार्ड कैसल साथ ही निर्माता और लेखक भी लेजर टीम एडम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शेडोज रफेल आवाज और गति कैप्चर 2018 कार्यालय विद्रोह बीओबी 2019 परछाइयों के ऊपर शायन टर्की बाउलरॉनी बेस्ट साथ ही कार्यकारी निर्माता भी 2020 युद्ध के भूत बुची 2021 डार्क वेब सिकाड़ा 3301 एजेंट कार्वर। इसके अलावा विला फिट्जगेराल्ड जन्म 17 जनवरी 1991 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें एमटीवी के शो स्क्रीम में एम्मा डोवाल की मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने यूएससी नेटवर्क के टेलीविजन ड्रामा सीरीज डेयर्स मी में चीयर कोच कॉलेट फ्रेंच और अमेजन प्राइम वीडियो की टेलीविजन सीरीज रीचर में ऑफिसर रोस्को कॉन्कलिन की भूमिका निभाई है। उनकी अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में अमेजन स्टूडियो की टेलीविजन सीरीज अल्फा हाउस, यूएसए नेटवर्क की ड्रामा सीरीज रॉयल पेन्स, नेटफ्लिक्स की हॉरर मिनी सीरीज द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर और थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंज डार्लिंग में मुख्य भूमिका शामिल है। प्रारंभिक जीवन विला फिट्जगेराल्ड का जन्म 17 जनवरी 1991 को एक नेशविले, टेनेसी में हुआ था। 2 वह संगीतकार माता पिता की इकलौती संतान थीं। 3 जो उनके जन्म से पहले 2 दशकों तक एक साथ एक बैंड में थे। 4 पहले 3 साल तक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद फिट्जगेराल्ड ने येल विश्वविद्यालय से रंगमंच अध्ययन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 5 आजीविका फिट्जगेराल्ड 2019 में 2013 और 2014 के बीच फिट्जगेराल्ड ने अमेजन स्टूडियो की राजनीतिक वेब टेलीविजन श्रृंखला अल्फा हाउस में लोला लाफर की भूमिका निभाई। यह श्रृंखला रद्द होने से पहले 2 सीजन तक चली। 23 अप्रैल 2014 को यह बताया गया कि फिट्जगेराल्ड को यूएसए नेटवर्क की ड्रामा श्रृंखला रॉयल पेन्स में एम्मा मिलर के रूप में एक आवर्ती भूमिका मिली है। 7 2014 और 2015 के बीच उन्होंने ब्लू ब्लड्स, डीड फॉलोइंग और गोथम जैसी विभिन्न टेलीविजन श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिकाएं भी निभाईं। 5 अगस्त 2014 को उन्हें एमटीवी के स्क्रीम में कास्ट किया गया। 9-10 का 11 29 जुलाई 2015 को श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 30 मई 2016 को हुआ। 13-26 अप्रैल 2017 को एमटीवी ने घोषणा की कि स्क्रीम का एक नया संस्करण बनाया जाएगा जिसमें नए कलाकार होंगे। 14-15 थिएटर में फिट्जगेराल्ड की उपलब्धियों में कपल इन द किचन, द प्राइवेट सेक्टर, काउप्ले और द कैट एंड द कैनरी जैसी रचनाएं शामिल हैं। 16-17 18 अगस्त 2016 में
वह लकी मैकी द्वारा निर्देशित और अक्टूबर 2017 में ब्लड मनी शीर्षक से रिलीज हुई फिल्म मिस फॉर्च्यून 19 की कास्ट में शामिल हुईं। 20 जनवरी 2016 में उन्हें गो 90 वेब सीरीज रिलेशनशिप स्टेटस में कास्ट किया गया था। उन्होंने 2 एपिसोड में बेथ की भूमिका निभाई। तो अब तक सीरीज के 3 सेक्शन देखने को मिल चुके हैं, जिनमें 23 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं। बाकी एक नया सेक्शन हमें अपकमिंग देखने को मिल रहा है, जो कि इसी महीने की 12 तारीख को रिलीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी बात कर लें सीरीज की स्टार्टिंग की, तो 4 फरवरी 2022 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी और कंटिन्यू हमें सेक्शन इसके देखने को मिल रहा है। 4th सेक्शन अभी हाल ही में हमें देखने को मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पर, यानी प्राइम वीडियो पर। बाकी मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।